नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और एमबीएन नेटवर्क में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। भारत का रुतबा बढ़ रहा है और बदलते भारत की हर तस्वीर बदल रही है। मोदी राज में भारत का पासपोर्ट भी पावरफुल हुआ। ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और ये दर्शाता है कि भारत की वैल्यू भी बढ़ रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग में भारत 80वें नंबर पे पहुँच गया है और भारत का पासपोर्ट रखने वाले लोग वीज़ा फ्री 62 देशों में यात्रा कर सकते हैं। जिन वीज़ा फ्री देशों में यात्रा की जा सकती है, उनमें थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हैं। आज इसी पे बात करते हैं कि अब जब भारत का पासपोर्ट पावरफुल हो रहा है, तो समझिए कि भारत भी इंटरनेशनली अलग मुकाम हासिल कर रहा है। मेरे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल भास्कर जी, उनको मैं जोड़ लेती हूँ और उनसे फिर जानते हैं कि पावरफुल पासपोर्ट के मिलने से ये जो तगमा मिला है, इससे भारत को और क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं। नमस्ते सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार, नमस्कार। सर, जैसा कि आप जान रहे हैं नरेंद्र मोदी के पावरफुल पासपोर्ट यानी कि भारत के पावरफुल पासपोर्ट पर अ, खबर आई है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे इस पे एक ओपनिंग नोट लेना चाहूँगी कि आने वाले दिन कैसे होंगे इस पासपोर्ट को लेकर के? सर। जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नववर्ष की शुभकामनाएँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल में हमारी ये पहली परिचर्चा है। जी। हुँ, हुँ। और उसके साथ आपको भी बधाई आज की इस परिचर्चा के लिए, जो आपने एक जन उपयोगी विषय चुना है, जो आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। अ, इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। जी। इस पासपोर्ट के मजबूत होने के, जैसे आपने कहा कि 80वें रैंकिंग पे 80वें नंबर पे आ गया हमारा पासपोर्ट। तो ऐसा नहीं कि इसके 80 नंबर पर पहुंचने से 62 देशों की यात्रा वीजा फ्री सुलभ होगी, बल्कि चूंकि 62 देशों ने हमें इस लायक समझा था कि हमारे जो नागरिक हैं वो वीजा के बगैर भी आ सकते हैं अपने देश में, और उन्होंने ये सुविधा देना शुरू करी थी। तो उस आधार पर ही इस तरह की रैंकिंग भी निर्भर करती है। जी। इसका मतलब ये बेसिकली होता है कि आपके ऊपर आप जो एक किसी भी नेशन, किसी भी देश की जो कहते हैं कि एक मौलिक इकाई है, वो एक नागरिक ही होता है। तो अगर वो नागरिक कितना भरोसेमंद है, उससे निर्भर होगा कि वो देश कितना भरोसेमंद है। जी। तो इस श्रेणी में हमने एक रैंकिंग में ज़रूर हम कई पायदान ऊपर आए हैं, और ये दर्शाता है कि दुनिया का हमारे देशवासियों पर भरोसा बढ़ा है और देश पर भरोसा बढ़ा है। ये विशुद्ध रूप से इसको हम साख से जुड़ा मामला मानते हैं कि हमारी जी। साख दुनिया में बनी। जी। इसको कई बार यह मान लेना कि इससे दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा है, ये थोड़ा भिन्न है, क्योंकि दबदबा की जो बात है वो आमतौर पर जब हम बात करते हैं कि किस देश का दबदबा कितना है, किसकी धाक कितनी है, तो उस पर हम जो मूल्यांकन करते हैं वो उसकी जो स्ट्रेटेजिक पावर है, उसकी जो डिफेंस पावर है, तो हम सैनिक पावर है, उसके ऊपर हम इस बात को तय करते हैं। मतलब किस देश की सैन्य ताकत कितनी है, तो उस आधार पे हम तय करते हैं कि वो देश कितना अंदरूनी तौर पर मजबूत है, और दुनिया में उसकी धाक कितनी बनती है। हालाँकि इस क्रम में हम आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी जोड़ते हैं। जी। अर्थव्यवस्था भी कई बार हमारे देश या किसी भी देश की ताकत को मापने की एक इकाई होता है, उसका एक मानदंड होता है। तो लेकिन इसको अभी जो पासपोर्ट में हमारी रैंकिंग अच्छी आई है, जो हैंले की जो 2024 की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक, जी। तो इसके मायने साफ तौर पर ये हैं कि हमारे देश पर, हमारे देश के नागरिकों पर पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ा।
और अगर आप जैसे आप दबदबे से इसलिए नहीं मैं तुलना करता हूँ कि जैसे देखिए अभी दुनिया में अगर हम माने कि बहुत पावरफुल जो देश हैं, तो अमेरिका मानते हैं निस्संदेह, सभी लोग इस पर सहमत होते हैं कि अमेरिका जो है वो सबसे पावरफुल देश है आज के समय में। लेकिन उसकी जो रैंकिंग है वो 6 है और इस इंडेक्स में, जो हम पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इस इंडेक्स में उसकी रैंकिंग अमेरिका की 6 है और इससे पहले जो 5 पायदान हैं, उन 5 पायदान में 25 देश हैं। तो अगर आप देश के तौर पर देखेंगे, देश के रूप में हम अगर तुलना करें कि भाई 194 देशों के इस विश्व में कितने नंबर पे वो है, तो वो फिर वो 26वें नंबर पे आए। उसी तरीके से जो एक दूसरा सुपर पावर रहा रशिया, उसकी स्थिति वो 51 पोज़ीशन पे, मतलब 51वें नंबर पे। और जो अब सबसे अपने आप को पावरफुल जताने की कोशिश करता है चीन, जो अमेरिका से सीधे टक्कर लेने का माद्दा रखने की के दावे करता है, उसकी पोज़ीशन और बुरी है। वो जी, 62वें नंबर पे है, 62वें पायदान पर है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको हम अ, उसकी किसी धाक या किसी दबदबे से न जुड़ें, बल्कि हमारे ऊपर दुनिया का कितना भरोसा है, हम जी, उसके इंडेक्स के तौर पर देखें और उससे साफ ज़ाहिर है कि दुनिया का भारत और भारतीयों पर भरोसा बढ़ा है। जी। आपने सही कहा कि भारत पे भरोसा बढ़ा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भरोसा बढ़ा है। जैसे इज़राइल में जिस समय युद्ध हो रहा था, गाज़ा पर हमास एंड फ़लस्तीन ये सब युद्ध चल रहा था, उस समय इज़राइल के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री से बात की थी। तो ये मैं समझती हूँ कि कुछ इसी तरीके के अ, पावर देता है ऐसा पावरफुल पासपोर्ट। क्या कहते हैं सर? निश्चित रूप से देखिए एक एक नोशन तो एक इंडिकेशन तो है ये कि हम एक जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासबुक है, तो क्या मतलब दैट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रॉन्ग नेशन। हुँ, हुँ। इसको हम दूसरे संदर्भ में समझ सकते हैं। और अगर हम इज़राइल की का जैसे आपने ज़िक्र किया कि उस युद्ध के दौर में इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया था। तो जी, देखिए ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मामला है और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम अपने पॉलिटिकल जो भी हमारे प्रेजुडिस है या जो राजनीतिक पूर्वाग्रह है हमारा, अगर हम उसको किनारे रख कर देखेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 1 दशक में भारत की धाक बढ़ी है विश्व में और खास करके वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में हमारी स्थिति बेहद मजबूत हुई है। अब जी, दुनिया हमारी बात को बेहद गंभीरता से सुनती है। जी। शायद 1 दशक पहले तक ऐसी सुखद स्थिति नहीं थी। तो ये जो आपने अभी पासपोर्ट की मैं उसी संदर्भ में बताऊँ तो ब्लू पासपोर्ट का इम्पोर्टेंस जो है, वो जी, ओवरसीज़ में विदेशों में काफ़ी बढ़ गया है। मेरे कई कुछ मित्र और कुछ परिवारीजन जो स्थायी रूप से विदेशों में रहते हैं, उनसे अक्सर अपनी हुँ, बातचीत होती रहती है। वो इस बात को बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि आज से 10 साल पहले तक हो या 15 साल पहले तक उनको जिस नज़रिए से देखा जाता था, यानी जी, वहाँ के जो लोकल सिटीज़न्स हैं या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनको जितना वैल्यू करते थे, उस वैल्यू में मल्टीपल टाइम्स का इज़ाफ़ा हुआ है। यानी विदेश की धरती पे भारतीय का मान बढ़ा है जी, और ये सब निश्चित रूप से रातों-रात अपने आप नहीं होता। जी, जी, ना रातों-रात होता है, ना अपने आप। जी, तो ये इसको एक लंबा समय चाहिए और उस पर सकारात्मक दिशा में एक प्रयास चाहिए। तभी जाकर के हम विदेश की धरती पर भी अपना परचम बुलंद कर पाते हैं। तो इसकी जो अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके थोड़े डिटेल जी, दे बिल्कुल, दूँ जो बिल्कुल सर, इस बिल्कुल। सरकार ने जो इस ब्लू पासपोर्ट की मजबूती का बात हो, ब्लू पासपोर्ट से मतलब इंडियन पासपोर्ट का होता है। जी, श्योर, श्योर। तो क्योंकि हर कंट्री के पासपोर्ट का अपना एक रंग होता है। तो
अब ये देखें कि जैसे ये डिप्लोमेसी हमारी बड़ी सॉफ्ट और टैक्टिकल डिप्लोमेसी रही है जब से ये मोदी जी सरकार में आए। मैं जी, पिछली सरकारों को कमतर या गलत नहीं बता रहा कि उनकी विदेश नीति अपनी परिस्थिति के हिसाब से उस समय की जो वैश्विक परिवेश था उसके हिसाब से सही रही, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। थोड़ा 19-20 प्रयास में हम आंक सकते हैं उसको। बट जो एक एक जो मेजर शिफ्ट था इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वो देखने को मिला है हमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। अ, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार सत्ता में आए, उनकी सरकार बनी केंद्र में, तो उन्होंने उस समय 193 कंट्रीज के लिए अपने जो डेलीगेट्स भेजे। वो ऐसा नहीं कि एक दिन भेजे, उन्होंने तय किया था अपनी विदेश नीति के तहत कि हमें विश्व के सारे देशों में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजना है। देखिए 194 95 कुल कंट्रीज है दुनिया के नक्शे पे, इसमें दो कंट्रीज जो है उसको वो कहते हैं कि यूएन के गवर्नेंस उसमें ऑब्जर्वेशंस में होते हैं, सुपरविजन में रहते हैं, डिप्लोमेटिक सुपरविजन में। बाकी 193 कंट्रीज जो है वो सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं। उन 193 देशों की ही वैधानिक मान्यता भी होती है और उन्हीं 193 देशों के साथ कोई भी देश आपस में एक राजनीतिक कूटनीतिक रिश्ता बनाने के प्रयास भी करता है। इस नजरिए से देखें तो ये पहली बार हुआ था भारतीय के 193 में से 192 कंट्रीज या 193 कंट्री 192 सॉरी 192 कंट्रीज में भारत ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया। हुँ, और न सिर्फ फैसला किया बल्कि आगे आने वाले कुछ एक महीनों में या साल में कह सकते हैं कि लगभग इन सारे कंट्रीज में हमारे अपने डिप्लोमेटिक जो हमारा एक वो था, कहते हैं ना कूटनीतिक प्रतिनिधि मंडल, डेलीगेशन, जी, डिप्लोमेट डेलीगेशन, वो गए और उन्होंने उनके साथ एक विशेष रिश्ते बनाने की कोशिश की। पहले क्या होता था कि पहले हमारी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी वो अमेरिका, कुछ यूरोपीय जो हमारे स्ट्रॉन्ग नेशंस होते थे जैसे जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटली है, फ्रांस है, इनके साथ में हम या ईस्ट यूरोप में हम रशिया की बात कर लें उसके साथ में, और बाकी जो हमारे कुछ साउथ एशियन कंट्रीज थे उसमें मैक्सिमम हमारे नेबर कंट्रीज हैं, और इनके अलावा जो मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज थे उनके साथ तक हमारे डिप्लोमेटिक एक जो कहते हैं ना कि रिलेशनशिप का एक वो रहता था जिसको हम बहुत ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। बल्कि हम हमारी जितनी डिप्लोमेसी थी वो वहां तक सिमट के रह गई। मगर मोदी सरकार आने के बाद जैसा मैंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया के लगभग हर देश हमारा प्रतिनिधि मंडल गया और उनसे अ, उनके साथ में जो भी सांस्कृतिक, व्यापारिक, सैन्य जिस तरह के भी सहयोग के लिए एक बातचीत हो सकती थी, एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो सकता था, वो कायम करने की कोशिश की गई। और आने वाले वर्षों में इसका बड़ा लाभ भी मिला है। एज़ ए नेशन हमने बहुत सारे फायदे मिले इसके। जी, बहुत सारे कंट्री के साथ जिनके हमारे साथ कोई भी एक तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं थी या उस रिलेशनशिप में कोई गर्माहट नहीं थी, उसमें एक नई गर्माहट आई, एक नई ऊर्जा आई। और चूंकि हमने पहली बार उनको अप्रोच किया था तो ये उनके लिए भी बड़ा सुखद एहसास है। तो कुल मिलाकर के हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रिश्ते थे देशों के साथ वो बेहतर हुए हैं, मजबूत हुए हैं। और ये चीजें आपको कई मौकों पे हमें ये इसकी झलक देखने को मिली भी है। आपने अभी बात की थी इजराइल और जो हमास के बीच में जो ताजा संघर्ष पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था उसकी, जी, उससे भी पहले आप देखिए कि जब रशिया और जी, जी, यूक्रेन के बीच में एक जंग छिड़ी, तो उस समय भी हमारी डिप्लोमेसी बिल्कुल अपनी मर्जी की रही। रशिया हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है।
जी। बावजूद इसके हमने रशिया को कोई ऐसा खुला सपोर्ट या हमने खुले तौर पर विरोध नहीं किया, जैसा जैसे जैसा खुला सपोर्ट उसको चीन ने किया, जैसा खुला सपोर्ट उसको नॉर्थ कोरिया ने किया, और ना ही हमने जो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की तरह उसका खुला विरोध भी किया। तो हमने उस मामले में जो एक डिप्लोमेसी अपनाई, वो हमारी अपनी खुद की डिप्लोमेसी थी, खुद से गाइडेड डिप्लोमेसी। और जी। इसका एक मैं बताऊं, अब आपने देखा ही होगा कि उसके बाद हम रशिया से लगातार तेल हमने लिया। जी। सस्ते दाम पे हमें क्रूड ऑयल वहां से मिलता रहा, हुँ, और हुँ, हमारे हुँ। जो पेट्रोलियम की जरूरतें हैं वो बड़ी आसानी से पूरी होती रही उस युद्ध के दौर में। एक और चीज, अभी परसों ही जो मेरा बेटा है वो अ, उसको बुडापेस्ट जाना था। तो उसकी फ्लाइट एयर इंडिया की थी, और जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी वो रशिया के एयर स्पेस से होकर पहले वियना गई, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी वियना, और फिर वियना से उसे बुडापेस्ट जाना था। जी, जी। तो मुझे भी जब मैंने उसको ट्रैक कर रहा था, तो मुझे भी एक ये लगा कि यार रशिया ने तो अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। फिर एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो उधर से कैसे जा रही है? तो फिर मैंने वापस खंगाला कि पिछले दिनों क्या डेवलपमेंट। तो तब स्पष्ट हुआ कि जिन यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के ऊपर बैन लगाए, रशिया ने उनके विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद का इस्तेमाल बंद कर दिया, वर्जित कर दिया। लेकिन चूंकि भारत के साथ उसके एक अलग स्तर के संबंध रहे, इसलिए जो भारत का की विमानन कंपनियों के विमान है, एयरलाइंस है, वो उनके विमानों को रशिया के एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति है। तो अ, यह भी जी। हमारी एक डिप्लोमेसी की सफलता का संकेत हो सकता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये समझना चाह रही थी सर कि इससे रुपए में भी कुछ अंतर आएगा और हमारा जो व्यापार है, उसकी संभावनाओं में भी आप कुछ चेंज देख रहे हैं, पावरफुल पासपोर्ट की वजह से? देखिए, निश्चित रूप से इस दोनों को, हालांकि ये दोनों अलग विषय हैं, लेकिन हम इसके बीच का एक संबंध निकाल सकते हैं। जी। वो इस तरह है कि अगर मान लिया पासपोर्ट आप 62 कंट्री जैसे हैं जहां हमें वीजा की जरूरत नहीं होती, या कुछ जगहों पे हो सकता है कि वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था हो। तो लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें, तो हमारे जो रुपए के साथ ट्रेडिंग का, अभी तो हमारा जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वो उसके लिए करेंसी जो है वो या तो डॉलर है। कुछ जगहों पे मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन हो सकता है हम पाउंड में भी करते हैं और हम यूरो में भी करते हैं। मगर जी, जी। फिर भी जो मुझे लगता है मोटे तौर पर जो करेंसी इंटरनेशनल हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होती है वो है डॉलर। अब इधर दूसरी तरफ हुआ ये है कि अभी आरबीआई ने अ, दो कंट्रीज के साथ हमारे कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इसमें रशिया है और श्रीलंका है, कि जिन्होंने इस बात पे सहमति जताई है कि जो इस बात के लिए पूरी तरह राजी हैं कि हम अब रुपये में व्यापार कर सकते हैं। जी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसका जी, जी। मतलब ये है कि अब रुपया इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो रहा है। जी। यानी कि ये जब जब ये रिकॉग्नाइज इस तरह होता है, ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि एक संकेत है कि आपका रुपया या आपकी करेंसी मजबूत हो रही है। इंटरनेशनल व्यापार में अगर आपकी करेंसी ही उसके मानक हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी करेंसी मजबूत स्थिति में है। तो अभी तो दोस्त के साथ तो बात लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा और भी 16 कंट्रीज हैं जिन्होंने रुपए में व्यापार की सहमति जताई है। उसमें जी। सिंगापुर भी है, उसमें दुबई भी है, उसमें और भी कई कंट्रीज हैं। तो अभी एग्जैक्टली उसका नाम गिनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, सिंगापुर और इस तरह की कंट्रीज तो हैं। थाईलैंड है।
थाईलैंड भी इसमें शामिल है, संभवतः इंडोनेशिया है उसमें। तो और ब्रिटेन है, महत्वपूर्ण ये उसमें ब्रिटेन भी शामिल है। जी। तो अगर अगर इन कंट्रीज के साथ आप रुपए में व्यापार करने की स्थिति बना पाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपके जो करेंसी है, उस जी, करेंसी की मजबूती का संकेतक है। और बहुत इसका सही कहा फायदा सर इस आपने। तरह यो होगा, जी, इसका फायदा दूसरी ओर ये होगा कि अगर मान लीजिए सपोज मुझे सिंगापुर जाना है, तो अगर अभी मैं सिंगापुर की यात्रा करता हूँ, तो मुझे यहाँ या तो एयरपोर्ट पे लूँ या मैं किसी फॉरेक्स एक्सचेंज वालों से लूँ, तो हमें सिंगापुरी डॉलर लेना पड़ता है। जी, जैसे अभी जैसे मैंने कहा कि बेटे को जाना था बुडापेस्ट, तो उसको हंगेरियन फॉरेंट लेना पड़ा, जो उसकी जी, करेंसी है फॉरेंट। तो हंगेरियन फॉरेंट उनको लेना पड़ा। अगर सपोज कि इसराइल के साथ सॉरी हंगरी के साथ में हमारा जो ट्रेड हो उसमें रुपया मान्य हो जाए, वो रुपये में ट्रेड करने पे सहमत हो जाए, तो फिर अगर हम जा रहे हैं बुडापेस्ट तो हमें हंगेरियन फॉरेंट की जरूरत नहीं होगी। हम यहाँ से रुपए जेब में रख के ले जाएं, घूमें और उसी का वहाँ इस्तेमाल करें और फिर वापस आ जाए। तो ये ये बहुत अभी थाईलैंड तमाम लोग जाते हैं टूरिस्ट, उनको भाट लेना पड़ता है, जी, तो वहाँ की लोकल करेंसी आपको लेना पड़ती है अभी। लेकिन जैसे ही आप उन कंट्रीज जो कंट्रीज आपको रुपए में आपके साथ व्यापार करने को तैयार है, राजी होते हैं, व्यवस्था बनती है उनके लिए, बेसिकली आरबीआई के गाइडलाइंस पे एक यहाँ पे वस्त्रो एक अकाउंट होता है जो उन कंट्रीज को यहाँ के बैंक के साथ लेके खोलना होता है। जी, उसने की आरबीआई ने अनुमति दे दी। तो एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि अगर वो वस्त्रो अकाउंट खोल पाए यहाँ पे, वो जो भी कंट्री खोलेंगे उनके साथ में हमारा ट्रेड रुपीस में होगा। तो आम जनता जो व्यापार नहीं करते हैं, एक पर्यटक के तौर पर जाते हैं, या जो कोई कुछ लोग शिक्षा के लिए भी जाते हैं, स्टूडेंट के तौर पर जाते हैं, तो उनके लिए या कुछ जो वहाँ पे नौकरी करने के लिए जाते हैं, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा जी, जी, कि वो उसी रुपए के साथ वहाँ पर भी घूमें। जैसे अभी हम कुछ कंट्रीज में ये हम सुविधा लेते हैं, जैसे नेपाल। जी, जी, आप अगर आपने कोई करेंसी चेंज नहीं कराई, आप नेपाल में चले जाइए, आपको जी, करेंसी वो नेपाली करेंसी कहीं बाजार में दे देगी, या फिर आपसे वो इंडियन रुपीस में ही पेमेंट ले लेंगे। जी, भूटान में ये स्थिति है, ये स्थिति आपको बांग्लादेश में भी ये स्थिति है, इवन मालदीव के कुछ हिस्सों में ये सुविधा है। बट वो जी, क्या जी। है, वो अभी अनऑफिशियली है, उसको हम एक ऑफिशियल सुविधा नहीं कह सकते। बट हुँ, हुँ। अगर हमारा ट्रेड होगा रुपए में, तो वो एक ऑफिशियल फैसिलिटी हमें होगी कि हम जेब में रुपए लेके जाएं, हमें किसी फॉरेन करेंसी को लेके या मतलब उस देश की फॉरेन करेंसी को लेकर उस देश में जाने की की मजबूरी नहीं रही। जी, आपने सही कहा। सर, एक चीज़ और जानना चाहती हूँ मैं, इनफैक्ट समझना चाहती हूँ कि 62 देशों में अब वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे आप किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? वीजा का मतलब ये है कि मुझे एक बार वापस करना पड़ेगा। कुछ ऐसी कंट्रीज भी इसमें शामिल होती हैं जो वीजा ऑन अराइवल देती हैं। जी। यानी उसके लिए आपको प्री वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आप जब उस कंट्री में पहुंचते हैं अपने हुँ, डेस्टिनेशन हुँ। पर, तो वहां पर ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको एक वो जारी कर देता है, वीजा जारी करता है। जी। तो उसको हम वीजा ऑन अराइवल कहते हैं। और नहीं, जो अभी जैसे वीजा फ्री है जैसे बिल्कुल। जैसे सर थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इनफैक्ट मालदीव भी, तो वहाँ पे वीज़ा की हम्म, ज़रूरत नहीं है। इस लिहाज़ हम्म, से मैं पूछ रही थी कि 62 देश अभी हो गए हैं, तो हम्म। बिल्कुल, उसमें मैंने जैसा कहा ना कि 62 देश ऐसा नहीं कि आज हुए हैं, 62 देश जो चलते-चलते पहले से पूरी श्रेणी बनी, तभी तो आप 80वें जगह जी, स्थान पे जो आपकी रैंकिंग आई है, वो 80 पे जी। आई है बढ़ के। हुँ, वो इसलिए क्योंकि आपको इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेंस है आपकी, वो बढ़ती चली गई। उसी चीज़ का वो इंडेक्स है। तो जो वीज़ा एक तो है वीज़ा फ्री कंडीशन, उसमें आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पासपोर्ट लेके चले जाइए। बल्कि कुछ जगहों पे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, और जो नेपाल जाना है तो आपको कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए। भूटान में
शायद, मैं श्योर नहीं, क्योंकि मैंने भूटान की यात्रा की नहीं। जी, और लेकिन जैसे अभी इंडोनेशिया या थाईलैंड है, मलेशिया है, ये जो खास करके हमारे एशियन कंट्रीज हैं जहाँ इंडियन टूरिस्ट का बहुत ज्यादा ट्रेवल होता है, तो उन्होंने वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी दे रखी। कुछ जगहों पे वीजा फ्री है, तो मतलब सिर्फ आप एक वो लेके जाएंगे पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट पर वहीं पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक स्टाम्प लगा देगा, और यहाँ भी इमिग्रेशन आपको स्टाम्प लगा देगा, आपका काम खत्म। आपको पहले से वीजा अप्लाई करके वो ले जाने की जरूरत नहीं है। वीजा एप्लीकेशन में फिर दिक्कत होती है, आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे आपको पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, उस पे वीजा जी। लगा के वो कई बार बाय पोस्ट में, टाइम अब तो खैर टेकिंग। बाय पोस्ट भेजना लगा है। जी, जी। और अब तो खैर एक हम कहते हैं कि एक आउटसोर्स अभी शुरू हो गया है, जी, जी, जहाँ पे आप जा करके कुछ कंट्रीज के एम्बेसीज ने आउटसोर्स किया हुआ है। ये सुविधा पिछले कुछ सालों में दिल्ली में शुरू हुई है। जी, तो वहाँ आप उस पर जाएँ, वो पासपोर्ट सेंटर बेसिकली वो वीज़ा सेंटर है। वहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो चेक करते हैं, ले लेते हैं आपसे, और एक डॉकेट बना करके फिर आपको विदा कर देते हैं। वो डॉकेट फिर वो वहाँ से एम्बेसी भेजते हैं, एम्बेसी से जो अप्रूवल होता है, वो अप्रूवल के साथ वो वीज़ा आपके बताए हुए एड्रेस पे बाय पोस्ट आ सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे दर्शकों को और आपने मेरे शो के लिए समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।